नमस्कार बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। ये जो प्रश्न पत्र हैं ये बोर्ड की कक्षाओं के यानी कि 10th और 12वीं क्लास की, और इनके अंदर सभी विषयों के ये प्रश्न पत्र आपके जारी किए गए हैं। तो आज हम जिस प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं वो है 12th क्लास, विषय है भूगोल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर आपके किस प्रकार से छोटे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से बड़े क्वेश्चन आएंगे, उन सभी बातों के ऊपर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले सामान्य जानकारी है। समय आपका 2 घंटे 45 मिनट रहेगा। पूर्णांक 56 नंबर का ये आपका पेपर आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल जो आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 36 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं 36 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। इनके अंदर अगर मैं बड़े क्वेश्चनों की अगर बात करूं तो वो आपके आएंगे 4 नंबर के और 3 नंबर के बड़े क्वेश्चन। 4 नंबर के तो आएंगे आपके 2 क्वेश्चन, और 3 नंबर वाले जो आएंगे वो आएंगे आपके 3 क्वेश्चन। इसके अलावा जितने भी आपके बच गए हैं क्वेश्चन वो सारे के सारे 1 नंबर, 2 नंबर और 1.5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो अब हम बात करते हैं भी ये जो आपके बड़े जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे, वो कौन से लेसन से आएंगे वो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ भी किस लेसन के अंदर से कौन सा आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको उस झंझट के अंदर नहीं पढ़ना भी कौन सा अति लघुतरात्मक है, कौन सा लघु, उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। लेकिन सीधा ही आपको पता होना चाहिए भी आपका जो लेसन है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, आपकी जो बुक फर्स्ट है उसके अंदर आपका जो तीसरा जो लेसन है जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, उसके अंदर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आपकी बुक जो सेकंड है भारत वाली, उसके अंदर आपका जो 8वां जो लेसन है जिसका नाम है निर्माण उद्योग, उसके अंदर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये तो हो गए आपके 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन। उसके बाद में अगर हम बात करें 3 नंबर वाले, तो 3 नंबर वाले आपका एक तो छठा लेसन द्वितीयक क्रियाएं, एक आपका 7वां लेसन जिसका नाम है तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलाप। यह आपकी बुक फर्स्ट है जिसके अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 3-3 नंबर वाले। उसके बाद में अगर हम बात करें जल संसाधन, ये भारत वाली बुक है आपकी बुक सेकंड, जिसके अंदर आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये तो हो गए आपके बड़े क्वेश्चन। अब ये जो मॉडल पेपर है इसके अंदर छोटे क्वेश्चन किस प्रकार के हैं वो भी हम देख लेते हैं, और साथ साथ में मैं उनको हल करवाता आपको जाऊंगा। बड़े क्वेश्चन आपको हल नहीं करवाऊंगा क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ये जो आपके क्वेश्चन है उनको, और साथ साथ में आपको पैटर्न भी पता लगता रहेगा किस प्रकार से आएंगे। लिखने से ज़्यादा और देखने से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन को अगर ज़्यादा देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा भी इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो देखिए, ये सामान्य जानकारी है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। जब आपका वार्षिक परीक्षा होगी तो इसी प्रकार को आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए हम शुरू करते हैं। खंड ए यानी कि सेक्शन पहला आपका, जिसके अंदर प्रश्न संख्या पहली बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका मतलब है भी एक लाइन दी होगी, नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उनको आपको आंसर बताने हैं। साइड के अंदर लिखा हुआ है 1 गुणा 9, यानी कि टोटल आपके 9 क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के होंगे इस प्रकार के। तो देखिए पहली जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार से, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उप परिभाषा किसने दी थी। आपको ध्यान में रखना है 2 जो परिभाषाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो सैंपल के अकॉर्डिंग और दूसरी आपकी रेड जेल के अकॉर्डिंग।
ये जो परिभाषा दी है ये आपकी रेटजेल ने दी है। अगर हम सैंपल की परिभाषा की अगर बात करें तो उसने बताया था अशितर मानव, इसके अलावा दूसरा उसने बताया था भी अशितर पृथ्वी और मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने बताया था? आपके सैंपल ने बताया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है? तो इनके अंदर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भू आकृति, जलवायु, मृदा और औद्योगिकरण। ध्यान में रखना, औद्योगिकरण हो गया, खनिज वाला हो गया, खनन वाले हो गए, ये सारे के सारे आपके आर्थिक कारक हैं। इसके अलावा तीनों जो कारक आपके बच गए हैं वो सारे के सारे फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है, मतलब आपके भौतिक कारक हैं, यानी कि फिजिकल कारक हैं सारे के सारे। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है? तो बड़ा ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, गेहूं, चावल, मक्का और अंगूर। इसका आपका आंसर हो जाएगा अंगूर। और ध्यान में रखना है, यहाँ पर जिस प्रकार की कृषि की जाती है वो खट्टे फलों की जाती है, यूरोप महाद्वीप की ये बात है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? ये मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैग्नीज जो होता है वो मिलाया जाता है कच्चे लोहे के अंदर। जब कच्चे लोहे को तैयार करके सांचों के अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर मैग्नीज मिलाया जाता है। उसके बाद में उसका इस्पात बनाया जाता है, क्योंकि कच्चा लोहा जो होता है वो टूट जाता है आसानी से, इसीलिए उसे नरम बनाए रखने के लिए और वो टूटे ना, इसलिए मैग्नीज मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? तो ये आपकी टोक्यो हो जाएगी इसका आंसर। उसके बाद में भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? यहाँ पर ध्यान में रखना है, भारत की प्रथम जनगणना पूछ रहा है, सुनियोजित तरीके वाली नहीं पूछ रहा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1872। इसके बाद में भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? इसका मतलब है भी भारत के अंदर जो नगर है वो जनसंख्या के आधार के ऊपर कितने वर्गों के अंदर वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये जो किए गए हैं ये आपके 6 प्रकार से किए गए हैं, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या से लेके 5000 से कम जनसंख्या वाली जो है इसके बीच के अंदर आपके 6 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। निम्नलिखित, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल है? ध्यान में रखना, रवि के अंदर 2 अक्षर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी 2 अक्षर वाली फसल होगी। मोस्टली अपवाद की बात नहीं कर रहा। इसके बाद में अगर बात करूं, रवि की जो फसल है उसके अंदर 2 शब्द आ रहे हैं, सर्दी के अंदर भी 2 आते हैं। और इसके अलावा अगर बागड़ी भाषा के अंदर बात करें तो इस फसल को कहते हैं हाड़ी की फसल। तो तीनों के अंदर 2-2 शब्द आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर गेहूं के अंदर भी 2 शब्द आ रहा है, तो आपको छांटने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा और बात करें, गर्मी में 3 शब्द आते हैं, खरीफ के अंदर 3 शब्द आते हैं, बागड़ी में सावनी बोलते हैं तो उसके अंदर भी 3 आते हैं। तो इसके अंदर भी मोस्टली 3 नाम वाली जो फसल होगी वो आपकी गर्मियों वाली होगी। किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण के अंदर किया जाता है? किस अयस्क? तो जो मोस्टली जो अयस्क का यूज किया जाता है तो वो हेमेटाइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें प्रश्न 2, जिसके अंदर आपके खालिस्तान वाले आएंगे। ये जो खालिस्तान वाले हैं ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला प्रश्न, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, 2 नोड कौन से हो जाएंगे भी? जहां पर 2 स्थल आपस के अंदर मिलते हैं उसको नोड बोलते हैं। इस प्रकार के अगर 2 नोड आपस के अंदर मिलते हैं, यानी कि कोई बड़ा कोई नगर अगर आपस के अंदर इस प्रकार से मिल रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं? योजक बोलते हैं। भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो मोस्टली जो भारत का जो उत्पादन रहेगा कृषि क्षेत्र के अंदर वो चीन के बाद में दूसरा क्षेत्र रहता है।
अगर एरिया की बात करें तो चीन से ज़्यादा एरिया रहेगा कृषि क्षेत्र से, फिर भारत का पहला स्थान आ जाएगा, लेकिन उत्पादन में चीन के बाद में दूसरा ही रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। ध्यान में रखना, यहाँ पर हरियाली योजना भी चलाई गई है, नीरू मीरू परियोजना भी चलाई गई है, और इसके अलावा अरवारी परियोजना भी चलाई गई है। ये जो नीरू मीरू परियोजना ये आंध्र प्रदेश के अंदर, अरवारी की अगर बात करें तो अलवर क्षेत्र के अंदर चलाई गई थी, राजस्थान के अंदर। ये इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आपको याद रखनी है, और ये जल संसाधनों से संबंधित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, यानी कि आंध्र प्रदेश, वहाँ पर जो हैदराबाद है उसके अंदर ये आपका सेंटर है, तो इसके अंदर आपको हैदराबाद में स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपके आगे आते हैं अति लघु उत्तरात्मक। ये अभी आपके 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला देखिए, प्रतिकर्ष कारक के 2 उदाहरण लिखने हैं, यानी कि इस प्रकार के कारक जो बुरे कारक हो उनके द्वारा जब व्यक्ति प्रवास करता है या वहाँ से जाता है, छुटकारा पाता है, तो इस प्रकार के कारकों को हम प्रतिकर्ष बोलते हैं। जिसके अंदर हो जाएगा आपके, अगर एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे राजनीतिक उपद्रव हो गया, बेरोजगारी होगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से भी होता है, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। विवर्त जनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? भी खनिजों का खनन कर रहे हैं तो ये विवर्त जनन इस प्रकार से अगर हम खनन करें तो ये सबसे सस्ता क्यों है? इसका प्रमुख अगर हम कारण की बात करें तो यहाँ पर जो खनिज है वो धरातल के बिल्कुल पास में होता है, इसलिए इसके अंदर मिट्टी हटाकर है यहाँ से खनिज निकालना आसान होता है, इसीलिए ये सबसे सस्ता तरीका है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई एक अंतर बताएं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनके अंदर सरकार की भागीदारी होती है और वो सभी के लिए होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग में ये व्यक्ति विशेष होते हैं और ये व्यक्ति विशेष का ही उद्योग होता है जिसके अंदर दूसरे की भागीदारी नहीं होती। तो इस प्रकार के उद्योग क्या कहलाएंगे? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र वाले कहलाएंगे। निजी का मतलब अपना उद्योग और सार्वजनिक जो सभी के लिए हो। आगे, विकासशील देशों में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। पहली बात तो आपको समझना होगा भी विकासशील और विकसित देशों के अंदर दोनों के अंदर अंकीय विभाजन की हम बात कर रहे हैं। तो अंकीय विभाजन के अंदर यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सूचना और प्रौद्योगिकी संचार की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। भी वहाँ पर अगर किसी प्रकार की सूचना है तो वो विकसित देशों के अंदर ज़्यादा और इसके अलावा तीव्र गति से हम पहुँचा सकते हैं, यानी कि कहने का अभिप्राय भी जल्दी से हम पहुँचा सकते हैं, जबकि विकासशील देशों के अंदर हम नहीं पहुँचा सकते। इसीलिए अगर हम सुझाव की बात करें तो यहाँ पर विकासशील देशों के अंदर सूचना और प्रौद्योगिकी ये दोनों जो संसाधन हैं इनका विकास ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार की सेवाओं का विकास अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर वो क्या होगा? इन देशों के लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद में आपके आगे जो है वो लघु उत्तरात्मक है, ये 1.5 नंबर के हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके 1 नंबर के बाद में 1.5 नंबर। तो यहाँ पर है भी संभववाद को स्पष्ट कीजिए। संभववाद यानी कि जिसके अंदर मानव को प्रधान माना गया और प्रकृति को शून्य माना गया है, और इस प्रकार की विचारधारा को हम संभववाद कहते हैं। इसके अलावा संभववाद शब्द जो है वो लाफेब्रे ने दिया था, और ये जो विचारधारा है इसका विकास जो किया था सबसे ज़्यादा, इसका जनक जो माना जाता है वो ब्लास को माना जाता है। आपके अनुसार नवनिश्चयवाद क्या कहलाता है? यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म की ये बात कर रहा है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद दोनों विचारधाराओं से असंतुष्ट होने के बाद में जिस विचारधारा का जन्म हुआ उसे हम नव निश्चयवाद कहते हैं। इसका जनक की बात करें तो ग्रिफ टेलर है, जो अमेरिका का निवासी था। इसने बताया भी प्रकृति भी ठीक है, मानव भी ठीक है, अगर दोनों आपस के अंदर मिलकर कार्य करेंगे तो अपना ज़्यादा विकास कर पाएंगे और दोनों के लिए भी हितकारी रहेगा। ये नवनिश्चयवाद की विचारधारा है।
मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। 1.5 नंबर का कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ पर लोग समूह के अंदर रहते हैं, इसके अलावा घर बना के रहते हैं और सुरक्षित स्थान के लिए वो घर का निर्माण करते हैं। खास बात क्या रहती है, मानव बस्ती तभी कहेंगे जब वो स्थायी निवास करते हैं। अगर अस्थायी निवास है तो वो मानव बस्ती नहीं कहलाएगी। स्थायी निवास वाले क्षेत्र के अंदर जहाँ पर लोग निवास करते हैं, इस प्रकार की बस्तियों को हम मानव बस्ती कहते हैं। उसके बाद में आगे है 7वां जो क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने की कोई 3 उपाय सुझाएं। कोई मुश्किल नहीं है भी, ग्रामीण बस्तियां जो है उनके अंदर जो समस्याएं वहाँ पर दूर करनी है, तो कौन कौन से उपाय? देखो, बेरोजगारी को दूर करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, स्वास्थ्य सेवाओं को वहाँ पर उपलब्ध करवाना है, संचार के साधन उपलब्ध करवाने। तो आप जो मर्जी है वो लाइन लिख सकते हैं, आपकी गलत नहीं होगी। उसके बाद में प्रवास के कोई 2 कारण बताएं। प्रवास के 2 कारण भी, माइग्रेशन के आपके 2 कारण बताने हैं भी। लोग जब प्रवास करते हैं तो वो क्यों करते हैं? तो सिंपल सी बात है, आपके मन के अंदर जो भी विचार आए वो आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा इसके अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर बात करें 2 कारणों की, बेरोजगारी मुख्य कारक होता है बी, यानी कि बेरोजगारी। आर्थिक जो कारक होता है वो प्रवास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसके अलावा जनसंख्या ज़्यादा हो तो लोग भीड़ भाड़ के क्षेत्र से भी निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 कारण हो जाएंगे। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, या फिर यूं प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करने वाली जनसंख्या को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। कोई एक निश्चित क्षेत्र जिसकी बाउंड्री हो निश्चित, और उसके अंदर जितने लोग निवास करेंगे वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। भारत में गुच्छित बस्तियों, पहली बात तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, गुच्छित यानी कि गुच्छों के रूप के अंदर जो लोग रहते हैं, गुच्छों के रूप में वैसे नहीं रहते। कहने का अभिप्राय ये है भी, जहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हो, इस प्रकार की बस्तियों को हम क्या कहते हैं? गुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 उदाहरण की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोग निवास करते हैं वो आपके तटीय क्षेत्रों के पास में निवास करते हैं, यानी कि तटीय मैदान हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें तो यानी कि जलोढ़ के मैदान हो जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो यानी कि ये सघन बस्तियाँ होती है इन 2 क्षेत्रों के अंदर, तो जलोढ़ का मैदान और तटीय मैदान। आपके अनुसार अंग्रेजी नहीं है, ये अंग्रेजों ने है, ये मिसप्रिंट हुआ है। आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास से क्यों किया था? देखिए, पहली बात ये तटीय स्थान के ऊपर, पहली बात तो ये भी जलवायु वहाँ पर समजलवायु होती है। दूसरी बात, वहाँ पर बंदरगाह विकसित किए गए हैं, इसलिए अपने जो सामान को एक्सपोर्ट करना है, यानी कि आयात निर्यात जो करना है, वो आसान रहता है और सस्ता रहता है और सुगम रहता है। इसीलिए वहाँ पर नगरों का विकास हुआ था। साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। कोई मुश्किल नहीं है, सभी के लिए साझी हो इस प्रकार की, यानी कि जैसे अगर हम गाँव की बात करें, जैसे पंचायत की भूमि होती है वो साझा संपत्ति होती है, इस प्रकार की संपत्ति की बात कर रहा है। तो इसी प्रकार के जो संसाधन हैं जिनके ऊपर सभी का अधिकार हो, तो वो साझा संपत्ति संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद में जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए, जल संभर प्रबंधन का मतलब होता है भी, एक तो जल जो है, एक तो वो धरातल के ऊपर होता है, एक धरातल के नीचे होता है, जिसको हम भूमिगत जल बोलते हैं। दोनों का प्रबंधन करना है सुनियोजित तरीके से, उनको व्यर्थ नहीं जाना। जैसे नदियों के अंदर बाढ़ आ गई और पानी व्यर्थ चला गया, तो उसे क्या करना है? सुनियोजित तरीके से हमें इकट्ठा करना है, उसे व्यर्थ नहीं बहने देना है। इसी प्रकार को हम क्या कहते हैं? जल संभर प्रबंधन करते हैं। यानी कि प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना, जल का मैनेजमेंट करना एक अच्छे तरीके से, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो उसे ही हम जल संभर प्रबंधन कहते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अर्धवार्षिक में भी आएगा, वार्षिक में भी आएगा। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जल मार्ग, तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो 1 है वो आपका इलाहाबाद से हल्दिया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है वो सदिया से धुबरी है, और 3 नंबर वाला कोटमपुरम और कोल्लम। 3 नंबर वाला इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बड़ी लाइन, और बड़ी लाइन को तो हम बोलते हैं ब्रॉड गेज बोलते हैं, और मीटर लाइन जिसकी चौड़ाई 1 मीटर हो, तो इस प्रकार के
हम क्या बोलते हैं, मीटर लाइन बोलते हैं। आजकल जो भारत की अगर हम बात करें या विश्व के अंदर, तो सभी जगह ब्रॉड गेज चल रही है, यानी कि बड़ी लाइनें चल रही है। उसके बाद में आगे आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ये बड़े क्वेश्चन आ गए आपके। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फुटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए, ये अथवा के अंदर है, 3 नंबर का है। ये अब मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सिर्फ हम देख रहे हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए, तो ये भी 3 नंबर का, कोई मुश्किल नहीं है। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन अथवा के अंदर है। उसके बाद में आगे भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताएं का उल्लेख करें। जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें, 3 नंबर वाला है। तो ये आपके हो गए 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन। उसके बाद में सेक्शन डी आ गया, जिसके अंदर आपके 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अधिक कारकों का वर्णन कीजिए। यह अधिक नहीं है, यह आर्थिक कारणों की बात कर रहा है। भी प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए, यह आपका 4 नंबर का है। भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए और नई औद्योगिक नीति 1991 में भारत में उद्योगों के विकास किस प्रकार को प्रभावित किया। देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसकी लाइन बहुत लंबी दी गई है, लेकिन इसका आंसर भी इतनी लाइन के अंदर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 4 लाइनें आपको लिखनी है। नई औद्योगिक नीति आप कुछ भी लाइनें लिख सकते हैं, अगर आपको जानकारी है भी उद्योगों के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रत्यक्ष तरीके से निवेश के ऊपर टैक्स कम करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उसे पूंजी की सुविधा देनी चाहिए। इस प्रकार के कारक सारे के सारे ये आपके औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो नई औद्योगिक नीति के अंदर अपनाए गए हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा भूगोल विषय के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा अन्य हम विषयों की भी बात करेंगे। तो ये जो आपका मॉडल जो पेपर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।